जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक रोजगार स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने फिजिक्स के आप सभी को 2 सेट प्रोवाइड कर चुका हूं जो कि पिछले वर्षों में बार बार पूछे गए हैं। मैथ का एक सेट आप सभी को दे चुका हूं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आपका होने वाला है। मैथ में आप सभी को पता है कि 20 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। फिजिक्स में भी आपका फिजिक्स जो आपका साइंस है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, उसमें भी आपके 20 प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। जीके से आपके 10 प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। तो स्टेज फर्स्ट का मैं आप सभी के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सेशन लेकर के आ रहा हूं, जो कि पिछले वर्षों में जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं वो सभी प्रश्न मैं आप सभी के बीच लेकर के आया हूं। तो फटाफट से सभी छात्र जो एक बार सेशन को शेयर कर देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले यदि आपने नहीं लगाया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर के आप सभी जो है लगा सकते हैं। तो फर्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने, फटाफट से सभी छात्र जो है आंसर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी में से कुछ छात्रों के कमेंट आ रहे थे कि सर जल्दी से प्रोवाइड कीजिए क्वेश्चन। तो देखिए, आप सभी को हर रोज़ मिलता है, आप सभी देख पा रहे होंगे फिजिक्स का, मैथ का, हर रोज़ मैं जो कि प्रीवियस ईयर पर जो आधारित सभी प्रश्न है वो आपको करा रहा हूँ। पिछले वर्षों में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने, फटाफट से आंसर करेंगे। एक श्रमिक के वेतन में 25% की वृद्धि हुई है, तो मूल वेतन को बहाल करने के लिए नए वेतन को कितने प्रतिशत से कम किया जाना चाहिए? कहने का तात्पर्य यह है, क्वेश्चन कह रहा है, आपका एग्जामिनर कह रहा है इस क्वेश्चन में कि 25% की वेतन में वृद्धि हुई है। यदि मूल वेतन यानी बहाल करने के लिए, यानी जो पहले वेतन था उसको बहाल करने के लिए कितने प्रतिशत की कमी की जाएगी? तो आप सभी को ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। 25% को आप सभी को सबसे पहले किस में लिखना है? फ्रैक्शन में लिखना है। 25/1/4 होगा 25 का फ्रैक्शन। यानी कि मान लीजिए पहले 4 उसकी वेतन पहले 4 मिलता था, तो उसमें अब कितना मिल रहा है उसको? 25% की वृद्धि, यानी 4 पे 1 की वृद्धि, 5 मिल रहा है। करंट में कितना हो गया है? 5 हो गया है। बट वो कह रहा है कि वेतन को बहाल करने के लिए नए वेतन को कितने प्रतिशत से कम किया जाना चाहिए? आप से भी देख पा होंगे 1 की वृद्धि 4 पे हुई है, लेकिन अब कह रहा है कि नए वेतन को किस प्रतिशत से कम किया जाए। नए वेतन पे आपको 1 की कमी, जैसा कि आप सभी देख पा होंगे 1 बढ़ रहा है, तो 1 की कमी यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपका राइट आंसर हो जाएगा 20%। ऑप्शन सी हो जाएगा। आप कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? 20% की कमी यहाँ पर आपको करनी होगी। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स, फटाफट से सभी कैंडिडेट आंसर करेंगे। कुछ छात्रों का बिल्कुल सही आंसर आया है, फटाफट से बताएंगे। इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। आपको किस तरीके से क्वेश्चन को करना है वो सारे तरीके मैं आप सभी को प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप फटाफट से आंसर करें। तो देखिए, यहाँ पर कुछ छात्रों का आंसर आ चुका है। और आप सभी को यदि सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। देखिए, कह रहा है कि मोहन एक दिन में 60 रुपये कमाता है और दूसरे दिन में 50 रुपये खर्च कर देता है। वह तीसरे दिन फिर से 60 रुपये कमाता है और चौथे दिन 50 रुपये खर्च कर देता है, और बाकी दिन भी यही क्रम आपका चल रहा है। यहाँ पर एग्जामिनर बोल रहा है, तो किस दिन खर्च करने से पहले उसके पास 200 रुपये होंगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी देख रहे होंगे, पहले दिन 60 रुपये कमाए हैं, दूसरे दिन 50 रुपये खर्च कर दिए, यानी कि 2 दिनों में कितने रुपये बचा रहा है? वो 10 रुपये बचा रहा है। आप देख पा रहे होंगे, यानी कि पहले दिन 60 कमाए, 50 दूसरे दिन खर्च कर दिए, टोटल जो बचत हो रही है उसकी 10 रुपये। कितने दिन में? 2 दिन में 10 रुपये बचा रहा है। अब वह कह रहा है कि यही क्रम चलता रहेगा, तो किस दिन खर्च करने से पहले उसके पास 200 रुपये होंगे? अब आपको देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आप सभी को यहाँ पर 14 से मल्टीप्लाई इधर कर देना है, 14 से मल्टीप्लाई इधर कर देना है। 14 दूनी 28 दिन में 140 रुपये वो उसके पास जमा हो जाएंगे, मतलब बचत हो जाएगी। अब नेक्स्ट जो दिन आएगा, यही क्वेश्चन का खेल है। एग्जामिनर कह रहा है कि किस दिन खर्च करने से पहले, तो खर्च करने से पहले 60 रुपये अब वो नेक्स्ट डे कमाएगा, तो उसके पास 60 और कमा ले, अगले दिन क्या कमाएगा? 60 और कमाएगा, तो 200 रुपये हो जाएंगे। तो यहाँ पर प्लस 1 दिन और ऐड हो जाएगा, आपका 29 दिन राइट आंसर होगा। 29वें दिन, किस दिन खर्च करने से पहले उसके पास 200 रुपये होंगे? तो 29वें दिन होंगे। इस चीज़ को ध्यान रखना है। 28वें दिन क्या होंगे? 140 रुपये उसके पास होंगे। नेक्स्ट अगले दिन क्या करेगा? वो 60 रुपये कमाएगा, उससे नेक्स्ट अगले दिन 50 रुपये खर्च करता। इसलिए उसने पूछा है कि खर्च करने से पहले, तो 60 दिन कमाएगा और नेक्स्ट दिन 29 हो जाएगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन डी। क्लियर है?
यदि आपको समझ में नहीं आता तो वीडियो को स्किप करके आप देख सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि ए किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है, वही बी उसी काम को 10 दिन में पूरा कर लेता है। इन्होंने साथ मिलकर काम शुरू किया है, लेकिन कार्य खत्म होने से एक दिन पहले, क्वेश्चन के टाइप किस तरीके से एग्जामिनर आपको दे रहा है उस तरीके से क्वेश्चन को आपको करना है। ए काम छोड़कर चला गया तो ए ने कितने दिन काम किया, ये आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 8 दिन में। बी उसी काम को कितने, 10 दिन में। दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 40। आप देख पा रहे 8 पंजे 40 और 10 चौक 40। आपने देखा, क्लियर है। यहाँ पर आपसे भी देख पा रहे होंगे। अब कह रहा है कि ख़त्म होने से एक दिन पहले एक छोड़कर चला गया तो ए ने कितने दिन काम किया। देखिए अब ये हो गया आपका यहाँ पर। अब आप देख पा रहे होंगे ए ने कितने दिन, एक दिन पहले छोड़ा है तो ए का एक दिन का कार्य आपसे भी यहाँ पर देख पा रहे होंगे कितना है। ए का एक दिन का कार्य, ए का एक दिन का कार्य कितना है। एक दिन पहले ए काम छोड़कर चला गया तो ए ने कितने दिन काम किया, ये पूछा है आपसे। तो एक दिन का कार्य आपसे भी देख पा रहे होंगे यहाँ पर 8 दिन में पूरा गया। 8 पंजे 40 हो गया, 10 चौक 40 हो गया ये आपका। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, फटाफट से बताएंगे सभी कैंडिडेट। तो करना कैसे है देखिए एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ। पर ए किसी कार्य को 8 दिन में कर रहा है, बी उसी को कर रहा है 10 दिनों में। एलसीएम दोनों का 40 आ जाएगा, ये 5 दिन में और ये 4 दिन, यानी कि ए का एक दिन का कार्य 5 है, बी का एक दिन का कार्य 4 है। अब यहाँ पर एग्जामिनर ने जो कहा है उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल कुछ छात्रों का आंसर बिल्कुल सही आ चुका है। यहाँ पर एक दिन पहले काम छोड़ देता है तो ए ने कितने दिन काम किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए ए ने एक दिन काम एक दिन पहले ख़त्म होने से एक दिन पहले ए ने छोड़ा है तो लास्ट के दिन किसने किया होगा, तो बी ने किया होगा। तो बी का एक दिन का कार्य कितना है, 4 है। तो 40 से आपका एक दिन मतलब 4 घटाएंगे तो टोटल जो कार्य बढ़ता है 36, और 36 कार्य को दोनों ने मिलकर किया है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे एफिशिएंसी 9, 5 4 9 है तो 9 चौक 36। तो ए ने कितने दिन कार्य किया है, 4 दिन कार्य किया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ये चीज़ ध्यान रखना है कि लास्ट में एक काम कार्य जो होगा वो आपका ख़त्म होने से एक दिन पहले जो है वो कार्य छोड़ रहा है तो बी उसको लास्ट के दिन में पूरा करता है, तो बी के कार्य को घटा देना है जो टोटल आपका वर्क है, और फिर जो है टोटल से डिवाइड कर देना है। यानी कि बी ने और ए ने दोनों ने पहले 3-4 दिन कार्य किया, लेकिन अंतिम जो एक दिन शेष बचा उसमें बी ने कार्य किया। यदि एग्जामिनर पूछता कि बी ने कितने दिन कार्य किया तो बी ने 5 दिन कार्य किया। क्लियर है ना सभी का। तो ए का पूछा है तो ए ने 4 दिन कार्य किया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स, फटाफट से बताएंगे सभी कैंडिडेट। एक त्रिभुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है यदि इसकी 2 भुजाएं बराबर हैं और तीसरी भुजा बराबर भुजाओं से 10 अधिक है तो तीसरी भुजा की लंबाई कितनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से करेंगे सभी छात्र। कि रख हौसला तेरी भी उड़ान होगी, देखेगी सारी दुनिया एक दिन ऐसी पहचान होगी। हौसला रखना है, और जिन टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रही है उन टॉपिक को आप कमेंट करके बता भी सकते हैं कि सर क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अभी आपके पास आप सभी को बताया 18 तारीख से आपका एग्ज़ाम है, तो आप अभी काफ़ी समय है, तो आप अच्छे से रिवीजन करते रहें, और जो टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रही है उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है अच्छा रिवाइज करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक त्रिभुज का परिमाप दिया गया है, त्रिभुज का परिमाप यानी 3 भुजाओं का योग दिया है आपका 100। क्लियर है, ये आपको दिया गया है परिमाप 3 भुजाओं का योग। अब ये इस चीज़ को ध्यान रखना है कि एग्जाम्पल कह रहे कि इसकी 2 भुजाएं बराबर हैं। मान लिया कोई त्रिभुज है आपका इस तरीके से, 2 भुजाएं बराबर हैं, ये मान लिया ये और ये आपकी ये भुजा बराबर है, और तीसरी भुजा बराबर भुजाओं से, तीसरी भुजा बराबर भुजाओं से 10 अधिक है। तो बराबर भुजाओं से कितना अधिक है, 10 अधिक है। तो यहाँ से प्लस 10 हो जाएगा ये। अब आप सॉरी यहाँ पर 10 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है फ्रेंड्स, अब तीनों को ऐड करेंगे। आप देख पाएंगे ये परिमाप दिया गया है, तो तीनों को ऐड करेंगे। 3a + 10 बराबर का आपका 100 आपको दिया गया है। ये आपको कंटिन्यू नहीं कर लेना है, तीनों भुजाओं का योग बराबर होता है आपका। इस तरीके से यहाँ पर आपका ध्यान रखना है।
3a बराबर आपका हो जाएगा 90 और यहाँ पर a की वैल्यू आ जाएगी 30। तीसरी भुजा की लंबाई आपसे पूछिए। अब तीसरी भुजा की लंबाई आपको ये वाली दी गई है, आपसे भी देख पा रहे होंगे। तो 10 प्लस 30 प्लस 10 आपका 40, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए दो भुजाएं बराबर हैं तो 30 ये होगी आपकी, 30 ये होगी और ये 40 ये होगी। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। 30 30 60 और 10 मतलब 60 और 40 100, परिमाप आपका 100 दिया गया है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी आप आंसर दे सकते हैं। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स, फटाफट से। तेजी के साथ सभी कैंडिडेट आंसर करेंगे फटाफट से। किसी निश्चित राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 1/36 है। यदि ब्याज की दर और वर्षों की संख्या बराबर हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से करेंगे सभी छात्राएं जितने भी हैं। देखिए ध्यान रखना, जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछे कि साधारण ब्याज मूलधन का, मूलधन मान लीजिए आपका 36 है और साधारण ब्याज आपको निकालना है, तो 36 का 1/36 जो बोल रहा है, ब्याज कितना आएगा यहाँ पर निकल के 36 से 36 कट जाएगा तो 1, यानी कि आपका P बराबर 36 होगा मूलधन और SI आपका निकल के आ रहा है साधारण ब्याज, वो आपका 1 होगा। अब तो आप निकाल सकते हैं। रेट और आपका वर्ष जो है वो बराबर दिया गया है, तो इसको यहाँ पर मैं इस तरीके से बताऊँगा। देखिए आप सभी ने सुना है साधारण ब्याज SI बराबर होता है मूलधन गुणा दर, आपको दर गुणा समय। रेट और आपका वर्ष बराबर माना है तो R मान लीजिए दोनों को, बटे परसेंटेज में, ध्यान रखना रेट तो परसेंटेज में बटे 100। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर इधर जो है आपको इधर 100 हो जाएगा, बराबर में 36 आपका मूलधन है और ये आपका R² हो जाएगा। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 100/36 बराबर R²। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 10/6, R की वैल्यू 10/6, बट आप देख रहे होंगे ऑप्शन में नहीं है तो इस यहाँ पर आप काट लेंगे 5/3%। क्लियर है? रेट आपको कितने परसेंटेज में, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप सभी अच्छे से देख पा रहे होंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए तेज़ी के साथ करेंगे आप सभी, और किसी भी क्वेश्चन में यदि आपको डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताया करें और सेशन को शेयर कर दिया करें अपने सभी मित्रों के साथ में। देखिए आप सब यहाँ पर देख पा रहे होंगे, गुणनखंड में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। एग्जामिनर इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको देता है, और तो आपको चुटकियों में इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। बहुत सारे छात्र क्या करते हैं, पहले गुणा करेंगे तब जाके देखेंगे इकाई का अंक कैसे निकलेगा। तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए इस तरीके का यदि आपको एग्जामिनर क्वेश्चन दे रहा है तो आपको ध्यान रखना है, जब भी कभी मल्टीपल यानी गुणनफल में आपका 5 और 2 आ जाए तो वहाँ पर आपका हमेशा इकाई का अंक 0 होगा। और आप इसके अंदर देख रहे होंगे 91 गुना 92 गुना 93 गुना 94 गुना 95, इसी प्रकार कंटिन्यू चलेगा। तो 5 ये आ गया आपका और 2 ये आ गया, 5 दूनी 10। अब ये 0 इकाई का अंक हमेशा रहेगा इसमें, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है, 5 और आपका 2 संख्या सम आ जाए, मतलब सम संख्या आ जाए, तो वहाँ पर आपका जो इकाई का अंक होगा वो 0 ही होगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स, कि अमित की जेब खर्च में 150 रुपये जूतों पर और 75 रुपये घड़ी पर खर्च होते हैं, तो कुल खर्च की गई रकम उसके कुल जेब खर्च का 3/4 था। तो अमित की जेब खर्च के रुपए में कितनी राशि मिली? अमित को जेब खर्च के रूप में कितनी राशि मिली थी? ये एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप देखिए फ्रेंड्स, कुल खर्च की गई रकम उसके कुल जेब खर्च का 3/4 था। अब देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, ये 225 जेब खर्च कितना हो गया उसका, 225, 150 जूतों पर, 75 आपकी घड़ी पे, ये क्या है खर्च। अब यहाँ पर एग्जामिनर कह के कुल खर्च की गई रकम उसके कुल जेब खर्च का, कुल जो खर्च की गई रकम है उसके कुल जेब खर्च का 3/4 है, 3/4। तो आप देख रहे होंगे 3/4 ये आपको दिया गया है, ये खर्च किया गया है 3/4। कुल खर्च की गई रकम उसके जेब खर्च का 3/4 है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 25 75, यानी कि 3 पंजे 15, 3 7 21 और 2 22,
यानी कि टोटल जो खर्चा जेब खर्च कितना हुआ है, उसका एग्जामिनर कह रहा है कि जेब खर्च उसका 225 हुआ है, जो कि 3 का 75 गुना है। इसी प्रकार उसको जो है कितनी राशि मिली होगी जेब खर्च के लिए, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 75 की गुना यहाँ पर 4 में करेंगे तो यहाँ पर 4 पंजे 20, 4 सत्तर 28 और 2, 4 पंजे 20, 4 सत्तर 28 और 2 30, 300 रुपये यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। 4 पंजे 20, 4 सत्तर 28 और 2 30, 300 रुपये यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमित को जेब खर्च के लिए रुपये में कितनी राशि मिली थी, तो 300 रुपये मिली थी, जिसमें से उसने 225 रुपये खर्च कर दिए। तो इस क्वेश्चन का यही आंसर होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन को देख करके बहुत सारे छात्र जो है कंफ्यूज हो जाएंगे और यहाँ पर गलतियाँ भी करते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है कि x/y प्लस y/x बराबर -1, x, y बराबर 0 नहीं है, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पर आप 0 नहीं रख सकते, x y की वैल्यू, यानी x y बराबर 0 नहीं है तो x³ माइनस y³ का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अब आपको ध्यान देना है इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तरीके बहुत हैं, आप लेंथी मेथड से भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर जल्दी से आपको क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे करना है। आप सभी को इस इक्वेशन को ले लेना है। आप देख पा रहे होंगे इसका x² प्लस के y² अपॉन में आपका xy आ जाएगा, बराबर में -1 है। xy को इधर उठा के ले जाएंगे तो यहाँ पर आपका x² प्लस के y² और इसको यहाँ पर x प्लस xy बराबर के 0 हो जाएगा। ये आपका समीकरण 1 आ गया, ये आप सभी देख पा रहे होंगे। अब x³ और -y³, अब आपने देखा होगा फ्रेंड्स x³ माइनस के y³ का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, x² प्लस y² माइनस के प्लस का xy और यहाँ पर जो है x माइनस के y, ये होगा। ये वैल्यू का मान समीकरण 1 से इसमें रखेंगे तो आप 0 की गुना x माइनस वाई से करेंगे तो इसकी वैल्यू, इसका जो आंसर आएगा वो 0 आ जाएगा। क्लियर है सभी का? ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। सभी समझ पाए हैं ना अच्छी तरीके से? करना कुछ नहीं है, x की क्यू माइनस के y की क्यू का फॉर्मूला ओपन करना है, उसमें x² प्लस y² प्लस xy की वैल्यू 0 पुट कर देनी है, पूरा समीकरण 0 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर इस तरीके से राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट से बताएंगे सभी छात्र। और हमेशा अपने जो आपके हौसले हैं उनको बुलंद रखना है, हिम्मत नहीं हारनी है, पॉजिटिविटी अपने अंदर रखनी है कि आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई ज़रूर करेंगे। एग्ज़ाम में इस बार सिलेक्शन आपको लेना ही है, तो ये आप सभी के अंदर पॉजिटिविटी होनी चाहिए। ये नहीं है कि सर मुझसे नहीं बनेगा, गलती नहीं करना है एग्ज़ाम में। बहुत अच्छी तरीके से आपको क्या करना है, पॉजिटिविटी के साथ एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करना है। स्टेज फर्स्ट में अच्छा से अच्छा स्कोर करेंगे, स्टेज सेकंड को भी आपको अच्छा बेहतर स्कोर करना है, क्योंकि जो स्टूडेंट दोनों में अच्छा स्कोर कर पाएगा वही सिलेक्शन यहाँ पर ले पाएगा। क्लियर है? 2 संख्याओं का अनुपात दिया गया है, यदि इनमें प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 10:13 हो जाता है, तो मूल संख्याएं ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी की परीक्षा में बार बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले फ्रेंड्स आप सभी को यहाँ पर अवगत करा दूंगा कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन को करना है। देखिए मान लीजिए 3:4 कोई 2 संख्याएं हैं, उनमें प्रत्येक में 3 जोड़ा जाता है तो अनुपात 10:13 हो जाता है। अब एक चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है, देखिए जब भी कभी हम रेशो वाली चीज़ में दोनों में समान चीज़ या वस्तु जोड़ रहे हैं तो उनके रेशो जो होगा उसमें डिफरेंट जो होगा वो समान होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर 3 और 4 के बीच का रेशो कितना है 1, लेकिन यहाँ पर रेशो कितना है डिफरेंट 10:13, यानी कि 2 संख्या हैं उनका रेशो में डिफरेंट दिया है। बट ये डिफरेंट जब हम समान वस्तु जोड़ रहे हैं या संख्या जोड़ रहे हैं तो उनमें अंतर भी समान होना चाहिए, तो इसलिए पहले इसको इक्वल करेंगे सभी। तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर वाली संख्या क्या हो जाएगी, दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 9 और 3 × 12। अब ये 10:13 ये रेशो बन गया आपका नया। ठीक है,
अब आप देख पा रहे होंगे 9 से क्या हो रहा है, 1 की बढ़ोतरी, 12 से 1 की, बट एग्जामिनर कह रहा है कि हमने 1 ना जोड़ करके कितना जोड़ा है, 3, तो इसका 3 गुना होगा। इसी प्रकार मूल संख्या भी 9 और 12 ना होकर के 3 गुना होंगी, तो यहाँ पर 9 तिया 27 और 9 चौक 36, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ पाए अभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से क्लियरली समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फटाफट से करेंगे, थोड़ा स्पीड में चलेंगे सभी छात्र छात्राएं जितने भी हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे से। यदि सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और सेशन को शेयर कर दिया करें। देखिए एक क्वेश्चन है, बहुत ही साधारण क्वेश्चन है आप सभी के बीच, और इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, आप में से बहुत सारे देखता हूँ कितने छात्रों का आंसर बिल्कुल सही आते हैं। टोकरी में रखा एक आम हर 1 मिनट में 2 गुना हो जाता है। यदि टोकरी 30 मिनट में पूरी तरह से आम से भर जाती है तो आधी टोकरी भरने में कितने मिनट लगे होंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बट यहाँ पर जल्दबाजी में छात्र क्या करेंगे, आंसर गलत करने वाले हैं। देखिए कुछ छात्रों का गलत आंसर यहाँ पर आने लगा है। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को ध्यान देना है, क्वेश्चन बहुत आसान है। हर 1 मिनट में 2 गुना हो जा रहा है। मान ली कि 1 मिनट में क्या हो रहा है, आपका 2 गुना हो जा रहा है। अब क्या है, ये एग्जामिनर कह रहा है कि 30 मिनट में पूरी तरह से आम से टोकरी भर जाती है। ये 30 मिनट में क्या होगी, आपकी 30 मिनट लगे हैं और टोकरी आपकी फुल। क्लियर है? अब हाफ पूछिए, हाफ टोकरी भरने के लिए, तो आप देख पा रहे होंगे 29 मिनट लगे होंगे ना हाफ टोकरी भरने के लिए। अब बहुत सारे छात्र देंगे बी ऑप्शन, बट एग्जामिनर इस तरीके से आपको गलत कर देगा, क्योंकि हर 1 मिनट में क्या हो रहा है, दुगना हो रहा है। 29 मिनट में आधे, देखिए 29 मिनट होगी तब आधी टोकरी भरेगी, और फिर 1 और मिनट बढ़ेगी तो उसमें दुगना आम हो जाएंगे, तो वो 30 मिनट हो जाएंगे। 30 मिनट में टोकरी फुल हो जाएगी। तो यहाँ पर 29 आंसर सही होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये सिर्फ आपको तार्किक के आधार पे, मतलब आप बहुत ही अच्छा लॉजिक यहाँ पर लगा सकते हैं। क्लियर है? लेकिन कुछ छात्रों का आंसर बी ऑप्शन आया था, यहाँ पर देख पा रहा हूँ मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फटाफट से करेंगे सभी छात्र तेजी के साथ। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन भी बार बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है कि यदि बहुपद x² + 8x + 15k के मूलों के वर्गों का योगफल 34 दिया है तो k का मान ज्ञात कीजिए। k की वैल्यू आपको यहाँ पर निकालनी है। बहुत अच्छा प्रश्न आप सभी के बीच है, फटाफट से सभी आंसर करें। देखिए आप सभी को सबसे पहले क्या करना है, दिए गए समीकरण का एल्फ, आप सभी को पता है मूलों का योग और मूलों का गुणनफल आपको निकाल देना है, आप सभी जानते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा आपका मूलों का योग होता है, वो कितना होता है -b/a, तो यहाँ पर आपका -8 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा मूलों का गुणनफल क्या होगा, c/a होता है, तो यहाँ 15k आ जाएगा। इतना तो आप निकाल पा रहे होंगे जिनको भी आता होगा द्विघात समीकरण। अब आपको दिया गया है कि मूलों के वर्गों का योगफल, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर आपको दिया है 34। अब आपको सीधा के का मान निकालना है। तो आप सभी को करना क्या है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करना है और समीकरण आपको खोल देना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस के 2 अल्फा बीटा। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको खोल देना है इस तरीके से। यहाँ पर ए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, आपको दी गई है 34, प्लस यहाँ पर 2 गुणा 15k हो जाएगा, बराबर में -8 दिया है, -8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा। क्लियर है ना? अब 34 को 64 से घटाएंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे 30 के इक्वल आ जाएगा आपका 30, और k की वैल्यू यहाँ पर निकल के आएगी 1। तो k का मान कितना आता है, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी का? बहुत अच्छे तरीके से आप सभी समझ पाए होंगे। जिन भी छात्रों की समझ में नहीं आया है तो वो एक बार फिर से रिपीट करके देख सकते हैं वीडियो को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट से आंसर करेंगे। 125 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक व्यक्ति को जो ट्रेन की दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है 10 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की चाल क्या होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करना कैसे, बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। देखिए हमेशा ध्यान रखना है कि ट्रेन की चाल पूछी है तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, ट्रेन की चाल आप कुछ भी मान सकते हैं, x मान लीजिए। अब आपको पता है दूरी बटे चाल बराबर समय होता है,
तो 25 मीटर हो गया, या 125 मीटर बटे एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखना आपका यहाँ पर क्या होगा, हमेशा घटेगी। तो आप सभी को पता है ट्रेन की चाल ज़्यादा होगी, वो x मान ली हमने, उसमें से व्यक्ति की चाल घटा देंगे। ये आप देख पा रहे होंगे। मल्टीप्लाई किसका करेंगे, मल्टीप्लाई किसका करेंगे, तो मल्टीप्लाई आपको करना नहीं है। इक्वल में क्या दिया गया है आपको, 10 सेकंड दिया है। बट यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये किलोमीटर में है, ये आपका लंबाई मीटर में है। तो आप सभी को करना क्या है, 5/18 यानी कि 18/5 से मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा। 5/18 किया है, लेकिन 18 ऊपर चला जाएगा आपका, आप सभी देख पा रहे होंगे। 5 से इसको आप काटेंगे तो यहाँ पर आपका कट जाएगा। ये कितनी बार कटेगा, 25 बार कट जाएगा। ये 5 से फिर काटेंगे, 5 दूनी 10 कट जाएगा, 5 दूनी 10, ये भी 2 बार कट जाएगा। यहाँ से 2 ये कट जाएगा आपका। तो आप देख पा रहे होंगे ये आपका कट गया। आप सभी का क्लियर है ना। ये आपका 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, ठीक है। ये आपका हो जाएगा इधर, यहाँ पर आप जाएगा तो आप सभी देख पा रहे होंगे इस तरीके से। यहाँ पर एक बार मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ, करके देखिए, आप अच्छे से समझ पाएंगे कि 125 हो गया ये आपका, क्लियर है। 125 बटे आपका x माइनस के 5 हो गया। इसको 5/18 कर देंगे, 18 ऊपर चला जाएगा, बराबर में यहाँ पर 10 हो जाएगा, क्लियर है। इतना हो गया। 5 से आपका ये 25 बार जाएगा, 25 पंजे 125 होता है ना, क्लियर है, हो गया। अब 2 से 2 नहीं 18, 2 पंजे 10, 5 से ये 5 बार। तो आप देख पा रहे होंगे x माइनस के 5 बराबर 45 आ जाएगा, और x की वैल्यू यहाँ पर 50 आ जाएगी, क्लियर है। तो ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी है, ट्रेन की चाल, क्योंकि आपको पता है ट्रेन की चाल किस में आएगी, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो ये हमने निकाल लिया, आप सभी देख पाएंगे ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट से करेंगे सभी छात्र छात्राएं तेज़ी के साथ करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से आपको आप देख पा रहे होंगे। देखिए जो भी समय मिलेगा तो आप सभी के लिए जीके का मैराथन भी मैं लेकर के आ जाऊंगा। जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, जीके है उसमें आपका, और फिजिक्स का क्वेश्चन आप सभी को पता है ज़्यादा यहाँ पर आप सभी को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से पूछा जा रहा है। तो उस यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से करेंगे। उस सबसे लंबे स्तंभ की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 10 मीटर, 8 मीटर और 6 मीटर की विमा वाले कमरे में रखा जा सकता है। देखिए जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं वो सभी टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, जो भी आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं बार बार। लेकिन एग्ज़ाम से पहले आपको ज़रूर लगाना है और इस सेशन को सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। देखिए आप सभी को पता है सबसे लंबे स्तंभ की लंबाई कब हो सकती है, तो वो होती है आपकी सबसे लंबे स्तंभ की लंबाई जो कि आपका विकर्ण होता है। तो इसकी लंबाई का फॉर्मूला आपने पता होगा, विकर्ण का या लंबाई का फॉर्मूला, स्तंभ की लंबाई का फॉर्मूला वो होता है अंडर रूट में जो आपको दी गई हैं संख्या दी गई हैं उनका स्क्वायर प्लस जोड़ कर देना है, यानी 10 का स्क्वायर प्लस आपका 8 का स्क्वायर प्लस आपका 6 का स्क्वायर। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो है 100 हो जाएगा, प्लस 8 8 64 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 36 हो जाएगा, अंडर रूट 200 यहाँ पर आपका आ जाएगा। इसको आप देख पा रहे होंगे बाहर निकालेंगे, 10 दाम 100 दूनी 200, यानी कि 10 अंडर रूट 2। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्लियर है। ऑप्शन सी इस पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि एक राशि निश्चित दर पर 4 वर्ष में दुगनी हो जाती है तो यह धनराशि साधारण ब्याज की दर पर कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी। एक चीज़ ध्यान रखना, साधारण ब्याज पूछा है या चक्रवर्ती ब्याज पूछा है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है। देखिए मान लीजिए आपके पास कोई धनराशि है P, वो कितनी हो रही है 4 वर्षों में, कितनी हो रही है 4 वर्षों में 2 गुनी हो रही है, यानी कि 2P हो जा रही है। ये आपको ध्यान रखना है, वर्ष है, यानी कि इस पर SI कितना मिला है आपको, आप देख पा रहे होंगे 1 P का SI मिला है, 1 और 1 2 जब ही तो होगा साधारण ब्याज, यानी कि टोटल जो राशि हो जाएगी, मान लीजिए आपके पास 1 रुपया है, अब वो 4 वर्ष में 2 रुपया हो गया है, तो साधारण ब्याज कितना मिला आपको 1 रुपया। तो इसी प्रकार यहाँ पर मैंने P रख दिया 1, क्लियर है। अब
यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अब पूछ रहा है एग्जामिनर कह रहा है कि कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी, यानी कि वही राशि है P और कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे साधारण ब्याज हर साल जो है समान होता है। तो आप देख पा रहे होंगे 4 वर्षों में, 4 वर्ष में आपको कितना मिला है साधारण ब्याज 1 रुपये, तो 4 चौक 16, तो 16 ये हो गया। लेकिन आपको वर्ष में नहीं पूछा है, तो 16 गुना पूछा है, तो यहाँ पर 1 का 16 गुना इधर करेंगे, 1 का 16 गुना इधर हो जाएगा, 16 चौका 64। बट यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, लेकिन आपको करना किस में गुना, कुछ छात्र ऐसे करते हैं ऑप्शन में 64 दिया तो राइट आंसर हो जाता। बट आपको यहाँ पर ये तो धनराशि समित है ना, लेकिन आपको मिल कितना रहा है 15 ब्याज मिलेगा ना, जब ही तो वो 16 गुना होगी वो राशि अपने आप में। तो 15 आपको यहाँ पर मिल रहा है, इसलिए 15 की गुना करनी है। साधारण ब्याज कितना मिलेगा, 16 गुना राशि होने के लिए साधारण आपको जो है ब्याज 15 मिलेगा, तो 15 चौका 60, तो यहाँ पर 60 वर्ष आपके लगने वाले हैं। ये आप सभी अच्छे से समझ पाए होंगे। एक बार फिर से मैं यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए मान लीजिए कोई 1 रुपये की राशि है, वो आपको कितना होगी 4 वर्षों में कितनी है, तो 2, यानी कि साधारण ब्याज आपको 1 मिला। अब वही राशि कितनी 16 गुनी हो जाए, यानी कि 16 होने के लिए आपको ब्याज कितना मिलेगा 15, लेकिन वो 15 मिला है। 1 होने में कितने वर्ष लग रहे हैं 4, 15 होने में भी इसका 4 गुना 15 चौका 60, तो 60 वर्ष लगेंगे। ये आप सभी अच्छे से आप क्लियरली समझ पाए होंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन है कि 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। न्यूनतम मान आपको निकालना है, किस तरीके से आप न्यूनतम मान ज्ञात कर सकते हैं फटाफट से बताइए। सभी छात्र देख पाता हूँ मैं, फटाफट से आंसर करेंगे। कुछ छात्रों के कमेंट नहीं दिख रहे हैं, फटाफट से बताइए सभी। फटाफट से आंसर करेंगे सभी छात्र। देखिए यहाँ पर आपको न्यूनतम मान ज्ञात करना है, तो आपको 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा को हम ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपका हो जाएगा ये 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस के 3 माइनस के 3 sin स्क्वायर थीटा। 3 sin स्क्वायर थीटा से 2 जाएंगे, तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा 3 माइनस के sin स्क्वायर थीटा। ये बचेगा ना आपका, समझ पा रहे हैं सभी, यही बचेगा ना, आप सभी समझ पा रहे हैं, यही बचेगा ना आपका। अब यहाँ पर कह रहे हैं न्यूनतम मान, तो न्यूनतम मान के लिए साइन थीटा की वैल्यू आपको कितनी रखनी होगी 1, तो साइन थीटा यानी 90 डिग्री होगा। आप सभी को ध्यान रखना है साइन थीटा की वैल्यू कब रखेंगे, जब हमारा न्यूनतम मान 90 डिग्री यानी थीटा बराबर 90 डिग्री रखने के लिए, ये 45 डिग्री रखने के लिए या 30 डिग्री रखने के लिए। तो यहाँ पर ध्यान रखना है साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर 1 रखने के लिए। क्लियर है, तो यहाँ पर आपको 3 माइनस की साइन थीटा की साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी साइन 90 का मान 1 होता है, तो इस चीज़ को यहाँ पर 3 में से 1 जाएगा तो 2, तो यहाँ पर न्यूनतम मान जो होगा ऑप्शन डी 2 होगा। क्लियर है, क्योंकि आपको साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू रखनी होगी। साइन 90 का मान अधिकतम होता है आपका 1 होता है, जैसा कि आप सभी को बताया। तो साइन 90 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, तो यहाँ पर उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी और 3 माइनस 1 हो जाएगा तो 2 न्यूनतम मान के लिए। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स, फटाफट से सभी छात्र जो है इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से समझ पा रहे होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 120 पेनों का क्रय मूल्य x पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि लाभ 25% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी आपका परीक्षा में बार बार पूछा गया है। सिंपल तरीका है कैसे करना है, 120 पेनों का कॉस्ट प्राइस आपके x पेनों के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस बराबर के x अपॉन 120। अब यहाँ पर देख पा रहा है यदि लाभ 25% है, 25% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे 4। ठीक है, यानी कि कॉस्ट प्राइस 4 रहा होगा तो सेलिंग उसे बेचा कितने में होगा, तो +1 में, यानी कि 5 में बेचा होगा। बट एग्जामिनर कह रहा है 5 में नहीं है, 5 में ना बेच करके उसको 120 में बेचा है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे सेलिंग प्राइस।
तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये आपका 24 पंजे 120, इसी प्रकार यहाँ पर 24 की गुणा इधर का होगी तो 24 चौका 96, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 96 हो जाएगा इसका x का मान, तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने कि 14 व्यक्ति, देखिए ये टाइप का क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना फ्रेंड्स, जल्दबाजी में गलती नहीं करना है। देखिए आपको ध्यान रखना है, वस्तु ए खरीद रहा है, 14 व्यक्ति वस्तु ए खरीद रहे हैं, 13 व्यक्ति वस्तु बी खरीद रहे हैं, दोनों व्यक्ति 2 वस्तुएं खरीदते हैं, व्यक्तियों की कुल संख्या यहाँ पर पूछी है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको करना कैसे है मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। देखिए ये इस तरीके से सर्कल आपको रखना है। ठीक है, मान लीजिए ये ए वस्तु है और ये आपका बी वस्तु है। ए वस्तु को कितने लोगों ने खरीदा है, पूरा सर्कल 14 को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, बी वस्तु को कितनों ने खरीदा, 13 ने। अब 2 व्यक्तियों ने दोनों वस्तुओं को खरीदा है, तो यहाँ पर ये जो सर्कल के बीच का हिस्सा है ये 2 व्यक्तियों ने खरीदा है इसको। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब जब इस सर्कल का पूरा हिस्सा 14 है, इसमें से 2 चले गए तो यहाँ पर आपका कितना बचेगा, 12 बचेगा। ठीक है, इसी प्रकार 13 से 2 चला जाएगा तो यहाँ पर 11 बचेगा, यानी कि आपका टोटल जो व्यक्ति होंगे 12 + 2 + 11। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 12 दूनी 24 और 1 25 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, 25 ही होगा ना, फटाफट से बताइए सभी, क्या 25 इसका सही आंसर होगा? बिल्कुल, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, टोटल व्यक्तियों की संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने है और फटाफट से सभी कैंडिडेट बताएंगे और देख पाता हूँ फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का कितने कैंडिडेट आंसर देते हैं। वीडियो ऑफलाइन होने के पश्चात इस क्वेश्चन का सभी को आंसर करना है। कल मैंने एक फिजिक्स का क्वेश्चन आप सभी को दिया था सेट में, तो बहुत सारे छात्रों ने उसका गलत आंसर दिया है। नेक्स्ट सेशन में उस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को देखने को मिल जाएगा, इसलिए मैं एक क्वेश्चन आप सभी को देता हूँ, आप कोशिश किया करें कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन का आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में देना है, देख पाता हूँ कितने छात्र इसका सही आंसर करते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।